कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जो षड्यंत्र के लिए षड्यंत्रकारी थे, उनने अचानक सरकारों से और WHO से कहलवा दिया कि आप डायबिटीज का लेवल इतना कर लो। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर नरेश त्रेहान का। ये उस समय की बात बता रहे हैं जब हम लोग भोपाल चातुर्मास कर रहे थे 2016 में। डॉक्टर नरेश त्रेहान, अब भले ही उनका नाम किसी रूप में आता है, उसको हम देना नहीं चाहते, लेकिन उस समय की बात है जब वो IIM दिल्ली के और साथ में आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पर्सनल मेडिकल टीम के सदस्य थे। उस वक्त कुछ महीनों पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के पास एक पत्र भेजा। हम सूत्रों के हवाले से बोल रहे हैं। उन्होंने एक पत्र भेजा और पत्र में ये था कि आप जल्द से जल्द भारतवर्ष से रात्रि भोजन के त्याग का फरमान जारी करा दो, नहीं तो सन 2030 तक इतने डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अब इस लेवल के व्यक्ति ने वो इस लेवल के व्यक्ति को पत्र के माध्यम से सूचित किया, और यदि मोदी के दिमाग में कोई बात चढ़ जाए, तो चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे वो 370 हो, चाहे कुछ और हो, तो मोदी की बात मान करके और रात्रि भोजन का त्याग करो। इसकी अपेक्षा महाराज की बात मान के कर देना, क्योंकि मोदी की बात मानने से पुण्य लगने वाला नहीं। सन 2030 तक इतने डायबिटिक हो जाएंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। कोरोना जब अति कर गया तो सारी सरकारें हैरान थीं। उस समय तो ठीक था, जब तक धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था, लेकिन जैसे ही अति हो गई तो सरकार भी उसको नियंत्रण करने में असफल हासिल हुई। ऐसे ही डायबिटीज़ की कहर आगे आने वाला है। ये आज से 8 साल पहले प्रधानमंत्री के पास इत्तला किया जा चुका था। अब कहाँ तक उनका स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए व्यवस्था कर रहा है? हाँ, इसलिए तो हर साल 2, 4, 10 नए हर शहर में अस्पतालें बढ़ती जा रही हैं। अस्पतालें बढ़ाने से रोग की रोकथाम नहीं होगी, रोग के कारणों को घटाने से कम अस्पतालों में भी रोग नियंत्रित हो सकता है। अब जब ये हुआ तो धीरे धीरे करते करते एक चीज़ और लाई गई। आप भूख भूख चिल्लाओ और 2 निवोले भी ना खा पाओ। आपके बच्चे तो इसी चीज़ के शिकार होते हैं। और हुआ जैसे ही स्कूल से आते हैं, 2-3 बजे आए लगभग, और 3 बजे आने के पश्चात 3, साढ़े 3 तक आते हैं। अब 2 बार लंच तो करके आए ही हैं, वहाँ पर 2 बार ब्रेक होते हैं, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसा है कि ना 9 से 3 बजे तक टाइम रहता है। उस 6 घंटे के दौरान एक ब्रेक में तो काम चलेगा नहीं, छोटे बच्चे हैं, 2 ब्रेक करने पड़ते हैं। अब एक बार सुबह 9 बजे के पहले नाश्ता करके गए हैं, तो तीनों ब्रेक में वो नाश्ता ही कर पाते हैं। आप सुन रहे हैं ना? आपके बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में भरपेट भोजन करने का सौभाग्य मिलता ही नहीं है। सुबह नाश्ता करेंगे, फिर एक बार बीच में ब्रेक में जो भी आपका ब्रेकफास्ट जो भी नाश्ता रखा है वो करेंगे, फिर दूसरी बार बड़े ब्रेक में करेंगे। पेट भर के खा पाते हैं क्या? कम कम खाएंगे, बार बार खाएंगे, और डायबिटीज़ को स्वीकार पाएंगे। ये शुरुआत से ही कर दिया गया। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ कहाँ से इन बीमारियों के दंश आपके साथ घोल दिए गए हैं, और जब वो बीमारी सामने आती है तब जाके आप कहते हैं कि ये बताओ, कुछ नहीं था, सब अच्छा खाता था, घर का खाता था, घर के खाने के बाद भी बीमारी हो गई। घर के खाने के बाद बीमारी सिर्फ इनको होती है जिनको फिरंगियों की बात अच्छे से घर का ही होती है। अब देखो, सुबह खा लिया, 2 बार उस समय खा लिया, फिर एक बार 3 बजे आने के बाद फिर खाएंगे, 4 बार तो खा चुका है। अब उनसे उम्मीद करो शाम को फिर खा लो। ठीक है, आपकी बात मान करके शाम को अनाज से बना भोजन खा लिया, उसके बाद अब पेट में तो अलग ही टाइप का चल रहा है, तो एक बार रात में फिर खाएंगे। जिन घरों में रात्रि भोजन नहीं दिया जाता अनाज के रूप में, वो फिर फलाहार के रूप में खाएंगे। 5-6 बार खा गए, एक बार भी पेट भर के नहीं खा पाए,
क्योंकि पेट में भूख कितनी है ये तो उनको पता ही नहीं है। और इसको पता नहीं करने के पीछे कारण कौन है? वही फिरंगी हैं, और फिरंगियों के द्वारा चलाया गया वही माया जाल है जो आज आपके ऊपर माया बन करके तैर रहा है। अब धीरे धीरे ये जो वात रोग होते हैं, वात रोग का मतलब ही है चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कार्डिक अरेस्ट हो, कार्डिक डिजीज हो, कुछ भी हो, ये सब वात रोग माने जाते हैं। और वात रोग अनियमित खान पान और असमय खान पान के द्वारा ही तैयार होते हैं। और तुम अनियमित खान पान और असमय खान पान करते जाओ, इसकी तैयारी अंग्रेज अच्छे से कर गए हैं और मिशनरीज के माध्यम से ऐसे ही किया जा रहा है। और उन मिशनरीज के द्वारा चलाए गए विद्यालयों के माध्यम से ही आज जो मॉडर्न विद्यालय तैयार हो रहे हैं, भले ही वो मिशनरीज के माध्यम से चलते हो ना चलते हो, वो उनको ही फॉलो करते हैं। कल एक विद्यालय का नाम यहाँ से हमने लिया था, उन्होंने तुरंत ही उस पर काम किया और आपके बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं अब पर्युषण पर्व के समय नहीं होंगी, ऐसा उन्होंने तुरंत ही खबर यहाँ भेज दी थी। और वो स्वयं संचालक दोपहर में हमारे पास आए थे। गुरु भक्त हैं, संवेदनशील भी हैं और समझते भी हैं चीज़ों को। उसी माँ कॉन्वेंट की हम बात कर रहे हैं जिसका कल हमने नाम लिया था। बहुत अच्छी बात वो करके गए। 2-3 चीज़ें तो उन्होंने स्वयं स्वीकार की उस समय, कि उनका एक नया और इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, एक और विद्यालय खुलने वाला है जिसकी ओपनिंग शायद इसी वर्ष होने वाली है। वो एक चीज़ तो मान गए कि वो विद्यालय का नाम माँ से शुरू तो होगा, लेकिन अब पीछे कॉन्वेंट नहीं होगा, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कॉन्वेंट का मतलब अनाथ आश्रम होता है। बोले महाराज कई वर्षों से मैं फील कर रहा हूँ ये कि मैंने अपने विद्यालय का नाम माँ कॉन्वेंट क्यों कर दिया। माँ तो एक अच्छा शब्द था, लेकिन अब कॉन्वेंट शब्द जो नया उनका खुलने वाला है उसमें परिवर्तित करेंगे और फिर उसमें उनके लिए यदि सफलता मिली तो अपने पुराने विद्यालय का नाम भी वो कॉन्वेंट अलग कर देंगे। एक गुरुदेव की आशीष का ही अतिशय मानना चाहिए। और दूसरी बात एक और वो कह गए, महाराज हमने उनके सामने बात रखी कि आपका जो टाइमिंग है वो भारतीय संस्कृति को जीवंत करने के लिए नहीं, बल्कि उसको और पतन में ले जाने के लिए कारण बनता है। आप अपना या तो समय ठीक ठाक कीजिए, जो 9 से 3 का है। बोले महाराज जी दूर से आते हैं बच्चे, 1-2 घंटे लग जाते हैं, दूसरे गांवों से भी आते हैं। हमने कहा आपके विद्यालय ने आप इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है कि जो टाइम आप बताओगे अभिभावक अपने बच्चों को उस टाइम भेजेंगे, बशर्ते कि आप 2-4-10 बच्चों के कारण अपनी भारतीय संस्कृति को पतन के रास्ते में ना ले जाएं। उनको बात समझ में आई। बोले महाराज जी बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि अब उस विद्यालय का समय सुबह 7:30 से लेकर के और 12-1 बजे तक हो जाए, जिसमें और फिर उन्होंने उनको ये भी कहा, बोले महाराज जी 2 ब्रेक करने पड़ते हैं, इसलिए टाइम कम से कम 6 घंटे तो स्कूल का हो। हमने कहा आप 2 ब्रेक करके 6 घंटे का टाइम लाते हैं, इससे अच्छा है टाइम काम करें और 1 ब्रेक में ही काम चल जाए, ताकि 7:30 से 12 तक आपका स्कूल अच्छे से हो जाए। बच्चे सुबह जो लंच करेंगे आपके उस समय अच्छे से भोजन करेंगे स्कूल में, उसके बाद जब आएंगे तो भले ही 12 बजे कर लें, उसके बाद इतना समय तो उनके पास रहता है कि शाम तक पुनः भूख लग आए और वो शाम को भोजन कर पाएँ। उन्होंने बात समझी और साइंस ऑफ स्लीपिंग और ईटिंग के बारे में उनको बताया है। उसको देखने के बाद शायद और अच्छे से समझ पाएंगे वो। अब वो बोल के गए हैं, महाराज अभी हम आपके पास चर्चा और भी करने वाले हैं और आपका मार्गदर्शन ही हम लेने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगला जो विद्यालय हमारा होगा उसका नामकरण भी आप करना। नामकरण की बात नहीं है, लेकिन जो काम यहाँ से कहा जा रहा है यदि वो करते हैं तो सोचो, एक दिन पहले जिस विद्यालय के बारे में कुछ और बातें सामने आईं, लेकिन जैसे ही गुरु भक्ति में उन्होंने अपनी मनसा जताई, आज अगले ही दिन उस विद्यालय के बारे में कुछ अच्छी बातें आपके सामने आने लग गई। ऐसा नहीं है, बात यदि तरीके से रखी जाए तो दुनिया में हर संवेदनशील व्यक्ति उसको समझने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम समझाना चाहते नहीं हैं और हवाला देते हैं कि विद्यालय इस प्रकार से चलते, हम क्या करें। आप बात समझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि उस विद्यालय में आपके समाज के बच्चे पढ़ते होंगे, अन्य विद्यालयों में भी पढ़ते हैं। तो जब उन्होंने इस बात को समझ लिया, उसके बाद अन्य विद्यालयों के लोग तो समझाना सब बहुत आसान है। बहुत से तो आपके समाज के ही लोगों के द्वारा चलने वाले विद्यालय हैं, वो भी इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि आप यदि भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जाकर के
किसी प्रकार से कोई कार्य कर रहे हैं तो प्रज्ञापराध इसी का नाम है। बात जब आ ही गई है तो एक बात और हम कह दें, पूज्य गुरुदेव इस शब्द का कई बार अपने प्रवचनों में जिक्र किए। एक बार की बात है, हम लोग का विहार चल रहा था सागर भाग्योदय की ओर। उस तरफ से आ रहे थे, जहाँ तक है जो हाईवे आता ना 4 लेन, उस तरफ से आ रहे थे, सिलवानी की ओर से आ रहे थे। हाँ, तो हुआ ऐसा, भाग्योदय की जो डॉक्टर्स की टीम है वो टीम साथ में हमारे चलने लग गई। एक प्रश्न किसी ने चलते चलते किया, बोले महाराज ये हम लोग का पर्सनल प्रश्न भी है और देखा जाए तो एक आम डॉक्टर का प्रश्न है। वो ये कि मरीज हमारे पास बहुत उम्मीद लेकर के आता है और उसकी उम्मीद को ढांढस बनाना हमारा फर्ज भी बनता है, लेकिन जिस रोग से वो पीड़ित है उस रोग का डायग्नोस करने के लिए हम जाते हैं। आप लोग सुन रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी की बात चल रही है। जब उस रोग का निदान करने हम जाते हैं तो निदान करते वक्त हम ये पाते हैं कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, सारी जांचें नॉर्मल आ रही हैं, फिर भी उस रोगी को रोग सता रहा है। तुमने कहा फिर क्या करते हैं आप लोग? महाराज उसको कहीं ना कहीं हम सुपरस्टिशियस मान करके, एलर्जिक मान करके और ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब आपने निदान ही नहीं कर पाया तो ट्रीटमेंट किस आधार पर करते हैं? बोले महाराज अब क्या करें, हम भी ये सोचते हैं, वो भी हमारे तक किसी डॉक्टर के द्वारा एंजॉय करने के बाद आया हुआ है, थोड़ा बहुत एंजॉय हम कर लेते हैं। सुन रहे हो आप लोग? हालांकि वो उसमें ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके भाव को पकड़ के हम समझ रहे थे कि वो भी 2-4-10 डॉक्टर को अलविदा करके यहाँ पर आया हुआ है। तुम भी सोचते जब तक हमसे बनता ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम भी रेफर कर देंगे आगे के लिए। ये भाग्योदय के डॉक्टर्स ने नहीं कही, उनके साथ चलने वाले दूसरे डॉक्टर्स ने कही, जो दूसरे और उनके साथ आए थे अन्य अस्पतालों के। तो फिर क्या होता है महाराज, हम मान लेते हैं ये सुपरस्टिशियस है या एलर्जिक है। नहीं, एलर्जिक है, सुपरस्टिशियस है, ये तो ठीक है, लेकिन यदि कोई कार्य दिख रहा है तो कारण अवश्य है, और कारण यदि आप नहीं जांच पाए हैं तो फिर उस कार्य का निदान करने के बाद आप चिकित्सा कैसे करेंगे? महाराज बात तो यही है, प्रश्न तो आपसे हम यही कर रहे हैं। महाराज जैनागम क्या बोलता है इसके बारे में? तो जैनागम इसके बारे में 2 चीज़ें बताता है जो पूज्य गुरुदेव ने अपने भोपाल चातुर्मास में चिकित्सक संगोष्ठी में बताई थी। क्या आपने वो संगोष्ठी सुनी? महाराज वहाँ पर बहुत सारी संगोष्ठी हुई थी, मूक माटी संगोष्ठी हुई और भी बहुत सारे ऐसे सम्मेलन हुए थे, लेकिन ये कब हो गई? हमने कहा हाँ, डॉक्टर होने के नाते आपको जो संगोष्ठी की बात आपको समझनी चाहिए वही आपने नहीं सुनी, बाकी सब सुन लिया आपने। महाराज इस बाकी में हमें नहीं मालूम कितने दिन की हुई थी। कितने दिन की नहीं हुई थी, सिर्फ 1 घंटे की हुई थी, जिसमें सारे डॉक्टर्स आए थे और बोले सिर्फ पूज्य गुरुदेव थे। तो महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो हमने कहा उसमें गुरुदेव ने 2 चीज़ें बताई थी कि जब भी रोग किसी रोगी को परेशान कर रहा हो और जांच की रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही हों तो उस समय आयुर्वेद की 2 चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही आपको चिकित्सा करनी चाहिए। महाराज आयुर्वेद भी तो नहीं बता पाता कि क्या रोग है, हाँ, लेकिन आयुर्वेद में ये बताया है कि जब रोग आपकी पकड़ में नहीं आए तो 2 और कारण हो सकते हैं। वो कौन कौन से? एक तो प्रज्ञापराध और दूसरा उपरिल हवा। आप समझते हैं? बाहरी हवा। ये बाहरी हवा क्या होती है? जब भी बैठो वहाँ से आ रही है वो बाहरी हवा। महाराज ये बाहरी हवा आयुर्वेद में लिखी है, लेकिन अपन तो सबको मानते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मानते। अपन लोग ये बोलते ना, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावें कोई। बिल्कुल ठीक बात है ना कि मणि हो, मंत्र हो, तंत्र हो, मरने वाले कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इसी पंक्ति से एक दूसरा भाव भी निकलता है कि मरने वाले को ना मणि बचा सकती, ना मंत्र बचा सकता, ना तंत्र बचा सकता, ना टोटका बचा सकता। लेकिन जिसकी अभी मरण निकट नहीं है, आयु कर्म शेष है, उसको तो पानी भी बचा सकता है। तो फिर मंत्र और औषधि कौन सी बड़ी बात है? महाराज ऐसा गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल ठीक बात, ऐसा ही कहा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। मरने वाले को कोई नहीं बचा सकता,
डॉक्टर भी नहीं और मंत्र भी नहीं। लेकिन जब मरना अभी दूर है, जिसको रोग से पीड़ित है, जब उसको छोटा सा डॉक्टर भी बचा सकता है, घर की हरड़ भी बचा सकती है, तो मंत्र भी बचाने में कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि कुछ चिकित्साएं होती हैं जो मंत्र चिकित्सा होती है, कुछ चिकित्साएं होती औषधि चिकित्सा होती, कुछ पानी से चिकित्सा होती है, कुछ भावों से चिकित्सा होती है। टेलीपैथी भी एक चिकित्सा होती कि नहीं होती? होती है महाराज। तो ये भी चिकित्सा के तरीके हैं। तो इनमें क्या करना पड़ता है? इनमें ये नहीं कहा जा रहा कि किसी देवी देवता की चक्कर लगाओ आप। देवी देवता की चक्कर लगाने से कोई यदि रोग ठीक होता तो हम जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग को ठीक कराने के लिए जिस देवता का तुम नाम बताओ उसके पास जाने तैयार है। कर सकता क्या? नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? जो इसके निमित्त ज्ञान के ज्ञाता हैं वो कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब उसको एक डॉक्टर के रूप में ही जानना। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई रोग हो, वो रोग हम बताते हैं या वो हमें जांच लेता है, दवा दे देता है, उसके बाद वो भी फ्री, हम भी फ्री। लेकिन कोई ऐसा रोग लेकर के जो डॉक्टर की पकड़ में तो नहीं आ रहा, लेकिन बाहरी किसी विषम बात के कारण, विसंगति के कारण ही हुआ है, तो पक्का है उसको जो ट्रीट कर सकता है उसको डॉक्टर ही मानना। ऐसा नहीं कि उसने ठीक कर दिया तो तुम जीवन भर चक्कर लगाने लग जाओ। उसके जीवन भर चक्कर लगवाने वाला डॉक्टर नहीं हो सकता, और जीवन भर चक्कर लगवाने वाला वैद्य भी नहीं हो सकता। रोग हुआ है, जिस पद्धति से जो ठीक होगा वो ठीक है, वो करेगा, हम नहीं करेंगे। उसके बाद ठीक हो गया वो ठीक है। चलो ये तो हो गया। ये महाराज दूसरा, प्रज्ञापराध क्या वस्तु है? प्रज्ञापराध क्या वस्तु है? तो प्रज्ञा मतलब आपका टैलेंट, आपकी बुद्धि, ये भी कुछ उनको कुछ अपराध किया करती है, और इस अपराध के माध्यम से भी रोग हो जाते हैं। पहले भी एक बार कहा, कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। हम समझते कल हमने ऐसा खा लिया और आज ये रोग हो गया। नहीं, कल हमने जो खाया था वो तो उस रोग के बीज के लिए कैटलिस्ट बना था, जो हमने बहुत पहले बो दिए थे अपने मन के माध्यम से। और यदि वो मन के माध्यम से ही रोग उत्पन्न हुआ है तो उसकी चिकित्सा भी मन के माध्यम से ही होगी। एक ऐसे रोग का नाम हम बताने जा रहे हैं जिसको आयुर्वेद भी मानता है और एलोपैथी भी मानती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।